प्रकाश भिड़े जी का सवाल है, पुणे से पूछ रहे हैं, पीएनबी हाउसिंग और कैनफिन हाउसिंग। चलिए एक पे ही बात कर लेते हैं, लेकिन इन जनरल हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर आपको कैसा लग रहा है? और पीएनबी हाउसिंग इन्होंने 250 के आसपास खरीदा हुआ है, मध्यम अवधि के लिए कैसा लग रहा है आपको? हाउसिंग वगैरह सब बूम करेगा ना रे। जैसे ही इंटरेस्ट रेट नीचे आता है, आपके सारे ईएमआई, सिर्फ हाउसिंग के नहीं, जितने भी आज के तारीख में तो मोबाइल से लेके एसी से लेके फ्रिज से लेके सब कुछ ईएमआई में आने लगा है। अभी एक समय आने वाला है जब आप जूता चप्पल की ईएमआई पे लेने वाले हैं। तो वो समय आएगा, आएगा। तो सब अब जब जूते ही 15-25 हज़ार के होते जा रहे हैं, तो वो नहीं, समय एक भी बात आएगा। बताइए, अगर मैंने जूता क्रेडिट कार्ड से खरीदा तो एक तरह से हो ही गया ना? हाँ, एज़ लॉन्ग नहीं, अब इसमें मैं अपना ही बता देता हूँ। मैं मोस्टली हर शॉपिंग ही क्रेडिट कार्ड से करता हूँ जी। और खरीद के आया नहीं कि मैं पेमेंट डाल देता हूँ, मतलब ड्यू डेट के पहले 100% फुल, क्योंकि वो रिवार्ड्स आते हैं ना। वो रिवार्ड्स में मुझे कुछ ना कुछ साल 2 साल 3 साल में कुछ मिल जाता है। छोटे वाले जो 10 5 15 20 25 50 100 रुपए वाले हैं, वो तो चलो निकाल दो आप, अपना यूपीआई है जिससे। लेकिन जो भी 50,000 लाख, एक बारी मैंने एसबीआई कार्ड का एनालिसिस बताया भी होगा शायद आपको। 2 लाख के ऊपर वाला जो 25,000 से 2 लाख का जो कैटेगरी है ना, इसमें क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। हमारा डिस्कशन भी इस चीज़ पे हुआ था, आपने बोला था कि अब यूपीआई आ गया तो कौन क्रेडिट कार्ड यूज़ करेगा। तो ये एनालिसिस है कि शायद 25,000 या उसके नीचे वाले कैटेगरी में आप आ जाएँ, तो क्रेडिट कार्ड का यूसेज उतना नहीं है, जितना 25 से 2 लाख ये वाले रेंज में है। और मैं भी उसमें एक हूँ, बिकॉज़ एक झटके में आपके पास पॉइंट है। और देखिए, अगर हम फाइनेंस कर रहे हैं और हमको दूसरे का पैसा सही इस्तेमाल करना नहीं आया, तो हम फाइनेंस के कैंडिडेट ही नहीं। तो दूसरे के पैसे को अगर सही इस्तेमाल हम अपने फ़ेवर में कर पाएँ, विदिन दी रूल्स एंड रेगुलेशन, तो क्या जी, फ़ायदा है ना? तो बिल्कुल। खैर, थोड़ा अ, डेविएशन हो गया, वापस अगर इनके हाउसिंग फाइनेंस पर आ जाएँ। हाँ, तो हाउसिंग फाइनेंस का वही वही ईएमआई का ही है, वही डिस्कशन नहीं होना चाहिए कि आपके मल्टीपल ईएमआईज़ रिलीज़ होंगे। तो उससे आपका स्ट्रेस कम होता है, आपकी फर्दर ईएमआई की एबिलिटी बढ़ती है। और इसलिए सॉफ्टवेयर इंटरेस्ट रेट बायस में आपके हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ वगैरह जो हैं, उन सबको आगे फ़ायदा भी होना चाहिए, बिकॉज़ अल्टीमेटली अगर इकोनॉमी ग्रोथ आता है, रियल एस्टेट ग्रोथ आना ही आना है। हर कंट्री में आता है, हमारे यहाँ भी आना है। तो ये सब आपकी फ्यूचर की कंपनीज़ हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़। और अगर याद हो लोगों को मेरे एनालिसिस 2 साल पहले से मैं कह रहा था, 2 साल पहले कि आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ये आपकी जितने भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ हैं, एनबीएफसीज़ हैं, अम, इन सब का समय आएगा। वही बस वेट कर रहा था कि एक बारी हमारा लिक्विडिटी ड्राइव शुरू हो जाए बाज़ार में, एक बार इंटरेस्ट रेट कट शुरू हो जाए बाज़ार में। तो मेरा तो मानना यही रहेगा कि ये सब अच्छे कैंडिडेट रहेंगे, लेकिन इन सब में वही मेरा ये मानना है कि गिरावट हो, खरीदी इस लेवल पे मैं कोई भी बाज़ार में कोई भी तरह की खरीदारी नहीं जी, लेकिन जो इनकी मतलब 250 शेयर इनके पास हैं, और जिस तरह से पीएनबी का चार्ट अभी दिख रहा है, काफ़ी मतलब 750 का ये 1000 के ऊपर आ गया है। क्या करना चाहिए यहाँ पे? करेंगे। ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पे आ गया है। ओके, मेरा ऐसा मानना रहेगा कि इस बार अगर इसने 1100 के ऊपर क्लोज दे दिया, तो फिर ये कम से कम 1200 तो हो ही जाएगा, लेकिन मे बी एक लार्जर रन के लिए विथ हायर लोज ये रेडी होना चाहिए। और फिर जैसा आप बोलते हैं आपका कटोरी बनने का, वो वाला चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन जब तक उसके ऊपर नहीं हो, एक जो बड़ा वाला टर्न अराउंड है अभी पेंडिंग है, लेकिन जो सेगमेंट में इसका प्लेसमेंट है ना, सम फाइंड वो भी हो ही जाना चाहिए। जी, लेकिन जब मैं कटोरी कहीं देखना शुरू करता हूँ, तो मैं लगभग उसके नीचे वाले हिस्से पर सोचता हूँ कि अच्छा, कटोरी बनेगी या नहीं बनेगी। जब ये हम्म, 1100 पार कर ही गया, तो 1100 से 1200 की जर्नी में क्या रखा है? मज़ा तो तब है ना, जब आप 750 नहीं भी तो कम से कम 900 पे पकड़ें और फिर वहाँ से 1200 पर जाए। पॉइंट तो सही है आपका।
इसलिए आप एक काम करें, आप इस चार्ट को वीकली कर लीजिए। जी हो गया वीकली। नहीं वो कीजिए, ज़ूम इन कीजिए, नहीं उल्टा वाला क्या होता है उसको, हाँ ये कीजिए, और हाँ बस अब समझ लेंगे। आप इसमें अपना रिट्रेसमेंट चाहें तो टॉप से डाउन पे लगा लीजिए, आपको सब जवाब यही मिल जाएगा। 62% कितने पे आ रहा है? 1100 पर। और मैंने रिट्रेसमेंट नहीं लगाया है, मैं आपको सिर्फ बाकी डेटा पढ़ के बता रहा हूँ कि मैंने क्या 1100 के आसपास का ही बोला होगा लेवल। देखिए ये चीज़ें मतलब किताब तो कहता है, किताब से ज़्यादा आँख अब कहता है। इसी रिट्रेसमेंट को मैं अपने तरीके से थोड़ा समझने की कोशिश करता हूँ, आप उसे रिफाइन कीजिएगा कि मेरा सोचना कितना ठीक लगता है। मैं इसको ऐसे देखूंगा कि इसकी रिट्रेसमेंट जो है, पहली चीज ये, चूंकि ऊपर से हम नीचे देख रहे हैं तो इसने क्या किया है, पहला इसका 38.2 तक गया है, वापस फिर से नीचे आया, दोबारा में जब ये चला है तो 50% तक गया है, वहां से फिर ये नीचे आया है और वापस इसने 61.8% को रिट्रेसमेंट को पेयर्स किया है और फिर ये 38% के ऊपर सपोर्ट लिया है इसने। तो ये पैटर्न मुझे ये दिखाता है कि ये इस गिरावट के बाद, ये बहुत बड़ी गिरावट थी 1700 से 123 की, हो सकता है इसके पीछे कुछ पता नहीं क्या क्या चीजें रही होंगी, इनके लेकिन पीछे वही दो भाई थे, कौन नीरव और चौकसी, कौन दो चौकसी, जो बेल्जियम मेहुल चौकसी बेल्जियम और भाग के गए? जी जी हाँ तो वही रहे होंगे, इतना बड़ा जी। घपला करके गए थे। हाँ लेकिन ये नहीं वो तो हाउसिंग फाइनेंस है प्लेन ना। बी में किया था, हाउसिंग वो- फाइनेंस में उसका नहीं इफेक्ट है, सॉरी आई स्टैंड करेक्ट। जी खैर जो भी है, तो मैं प्योरली टेक्निकल पॉइंट से इसको देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हर बार क्या कर रहा है कि पिछली बार जो रिट्रेसमेंट इसने पार किया था, अगली बार उससे आगे जा रहा है और फिर वापस लौटते समय ये किसी अगली सीढ़ी पे सपोर्ट ले रहा है। बेसिकली सिंपल डाउ थ्योरी है, हायर लो हाई का। लेकिन इसमें जब इसने 38% पे रिट्रेसमेंट ले लिया है तो मैं 50% पे मान लेता कि हाँ अब ये अगली नई चाल के लिए तैयार हो गया है और फिर ये आगे 68 तक तो जाएगा ही, उसके आगे भी जा सकता है। ये मैं यहाँ पे सोचता जब ये 50% पार कर जाता वहीं पे ही। तो मेरे लिए 38 से चला है, 50 पार कर गया, मतलब अब इसके आगे 61.8 की तरफ जा रहा है और शायद उससे आगे भी जा रहा है, क्योंकि हर बार ये अगला एक नया हायर हाई बना रहा है। तो मैंने क्या पूछा था आपसे, 900 ही तो पूछा था कि रिट्रेसमेंट लगाने से पहले ही पूछा था आपसे कि 900 पे पकड़े और फिर 1200 जाए तब मजा है। इसके अब आप ऐसा समझें कि इसका जवाब ये है, फॉर एग्जांपल जो एक टेस्ट प्लेयर है, टेस्ट प्लेयर लंबा खेलना चाहता है, लंबा खेलता है, और एक वनडे प्लेयर है या T20 वाला है, हार्ड हिटर है, वो आएगा मार के निकल जाएगा। फ़र्क क्या है कि हमें दो रिट्रेसमेंट के बीच का ही खेल खेलना है या हमें एक बड़े पैटर्न के लिए खेलना है, यही पे समझ लेते हैं। आपका ये बहुत सुंदर पैटर्न है, जब रिवर्सल हुआ है 38% के ऊपर ये 50% गया और वापस 38% के नीचे पियर्स हुआ। सेकेंड टाइम जब ये 38% निकला, विच इज़ वेरी क्लियर कि अब ये एटलीस्ट 50% जाना चाहिए, हो सकता है कि 62% भी जाए, बिकॉज ये सेकेंड टाइम हिट करने आ रहा है। यानी आपके पास एक क्लियर वाला दो लो है निकलने के बाद, जो कि है 600 625 के आसपास, 620। दूसरी बारी 38% निकला, सिंपल चांस लेना है, 625 को अपना रिस्क पॉइंट डिफाइन करना है एंड लेट्स राइड इट। जब तक ये करेंगे कोई दिक्कत नहीं हो। ओके, पॉइंट नंबर 2, इसकी पॉसिबिलिटी है कि दूसरी बारी 62% जाके वापस डराने आ गया, फिर से करेक्शन, तो क्या 625 पे ही रहना चाहिए हमको अपना रिस्क मैनेज।
दोनों चीज़ देख सकते हैं। अगर 62% जाके 38% वापस आ रहा है, तो 38% थोड़े डेविएशन हो सकते हैं, लेकिन वहीं पे अब इसको रुकना चाहिए, अगर इसको स्ट्रेंथ रखनी है तो। तो 625 तक का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। मेबी 725, 700 उसके नीचे का अपना रिस्क डिफाइन कीजिए, स्टिल कीप राइडिंग, जिसको हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बोलते हैं। और अब इसको लेते जाइए, ऊपर ही लेते जाइए। अब इसका आपका बेस हो गया 730 का, ये टूटने वाला बेस ही नहीं है। टूटा, इसका मतलब देयर इज फंडामेंटल इशू इन दी स्टॉक, इन द कंपनी, और मे बी इवन इन द सेक्टर। अदरवाइज इसके सारे जो आपके स्टार्स जो बन रहे हैं, वो स्टार्स हैं आपके फुल रिकवरी के, बिकॉज वैसा सेक्टर में आने वाला है, लिक्विडिटी आने वाला है, इंटरेस्ट रेट कट आने वाला है। तो उसको, यही मैं कह रहा था कि अगर लंबा खेलना है तो साथ में इसके जो सर्कमस्टांसेज है उसको एनालाइज करें। तो ये कहता है कि आपको तो लंबा खेलना चाहिए, तो 5 साल के लिए खेलना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। रिस्क कहाँ है? 700, 725 जो भी आपको थोड़ा बहुत लगता है वहाँ पे डिफाइन कीजिए और लगे रहिए।